नमस्कार बच्चों। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। बच्चों, मैंने पीछे जो पिछला वीडियो है, इससे पिछला वीडियो, उसमें मैंने आपको कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब जो उनकी कहानी है उसके बारे में आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से उस कहानी में दो पात्र हैं और किस तरीके से जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अनुशासित रखता है। काफ़ी सारी बातें हमने उसमें देखी थी कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया गया है और किस तरीके से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है किशोर अवस्था का और बाल अवस्था का। तो कहानी मैंने पूरी पढ़ा दी थी और आपसे वायदा किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस कहानी की पूरी तरीके से व्याख्या और इस कहानी पे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे इस कहानी से कई प्रश्न बन सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, ये कहानी बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान का किस तरीके से चित्रण करती है, इस तरीके से इस कहानी या बड़े भाई साहब का चारित्रिक विशेषताएं बताइए। कुछ इस तरीके के प्रश्न इस कहानी में से बन सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। तो कहानी कला के लिए तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ और एक वीडियो मैंने आपको बना भी दिया है। उसने कहा था कहानी का मैंने वीडियो बनाकर आपको भेजा है जिसमें आपको यह मालूम पड़ता है कि कोई भी कहानी हो तो उसकी कहानी कला की यदि हमको कसौटी परखनी है या कहानी के तत्वों के आधार पर उस कहानी की समीक्षा करनी है तो हम कैसे करेंगे। और मैं आपको एक वीडियो और भी डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कहानी का अर्थ और कहानी के तत्व बताऊंगी। तो उसके आधार पर भी आप किसी भी कहानी की समीक्षा को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस कहानी की विशेषताएं बताने जा रही हूं कि इस कहानी की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और इस कहानी से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। मैं बिंदुवार आपको वो शिक्षा समझाती जाऊंगी और आप वो उन बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और ग्रहण करें। यदि आपने इस वाले प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया ना तो चाहे तो इस वाले प्रश्न में से व्याख्या आ जाए और या फिर इस प्रश्न में से बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं आ जाए या आपके को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी की क्या विशेषताएं हैं, इस कहानी की शीर्षक की क्या सार्थकता है, कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप हर प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं बड़े भाई साहब कहानी की जो मुख्य विशेषताएं हैं या बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है उसे हम देखते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है। कोई सी भी उनकी कहानी उठा के देख लीजिए आप। बड़े घर की बेटी आपने पढ़ी है, ईदगाह आपने उनकी कहानी पढ़ी है तो आपने देखा होगा हर कहानी में कोई ना कोई सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक समस्या पर उन्होंने प्रहार किया है और उसका समाधान भी उन्होंने साथ में बताया है। उनके अनुसार यानी कि प्रेमचंद के अनुसार कहानियां केवल घटनाओं व सूचनाओं का संग्रहालय नहीं होती हैं, अभी तो जीवन और उसके पात्रों के अंतर विरोधों की सार्थक अभिव्यक्ति होती है। पंच परमेश्वर उनकी पहली कहानी थी जो कि 1915 में छपी थी। आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन विश्व की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जा सकती हैं और उनकी सबसे अंतिम कहानी थी कफन। उनकी बड़े भाई साहब कहानी समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक घटक के लिए आज भी बड़ी प्रासंगिक बनी हुई है। प्रासंगिक मतलब आज भी वो हमें बड़ी उपयोगी फील होती है, हमारे लिए बड़ी ताजगी से भरी हुई है। ये कहानी न केवल साहित्यिक दृष्टि से वरन मानव चरित्र का उद्घाटन करते हुए व्यक्ति, परिवार और व्यवस्था तीनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। व्यक्ति भी इससे प्रेरणा लेता है, परिवार के लोग भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं और जो व्यवस्थापक हैं हमारे, चाहे वो कॉलेज के व्यवस्थापक हैं चाहे वो सरकार के व्यवस्थापक हैं, आज भी बड़े भाई साहब कहानी का कथ्य हमारी आंखों में उंगली डालकर हमें यथार्थ स्थिति से अवगत करवाता है। हमें मानव जीवन का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी में बड़ी निकटता से देखने को मिलता है। इस कहानी में जहां एक तरफ मैकाले पद्धति पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जबरदस्त व्यंग प्रहार किया गया है, वहीं दूसरी ओर आदर्श और यथार्थ को आधार बनाकर किशोर अवस्था की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण बड़े विशद तरीके से हमें दिखाई देता है। कहानी की कसौटी पर खरी उतरती बड़े भाई साहब कहानी एक सफल यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानी बन पड़ी है। अब हम इनकी विशेषता या तो कहानी की विशेषता कह लीजिए या कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका एक एक बिंदु लिखते जाएंगे और उसको डिटेल से समझते जाएंगे। जो पहली शिक्षा हमको मिलती है, जो पहली प्रेरणा हमको इस कहानी से मिलती है वो है युवाओं में सच्चरित्रता और दायित्व बोध की भावना का विकास।
बड़े भाई साहब कहानी समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्य को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी उन्होंने जिम्मेदारियां ओढ़ ली हैं, और ये जिम्मेदारी उन्हें किसी ने सौंपी नहीं है, बल्कि उनमें ये खुद कर्तव्य बोध जागा है। वे स्वयं बचपन को छोटे भाई के लिए तिलांजलि दे देते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते इस चीज में। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके गलत कदम छोटे भाई के भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। वे अपने भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। आदर्शवादी बड़े भाई में अन्य बच्चों की तरह खेलने पतंगबाजी करने की स्वाभाविक इच्छा है, किंतु छोटे भाई के समक्ष मिसाल कायम करने के लिए वे अपने मन की इच्छाओं को दबाते हैं और सोचते हैं कि स्वयं बेराह हो जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे तो छोटे भाई के लिए आदर्श कैसे बन पाएंगे। 14 साल का किशोर वय बड़ा भाई द्वारा उठाया गया ये कदम छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, और यही आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के सामने और भी ऊंचा बना देता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नैतिकता और पारिवारिक आदर्शों की स्थापना। बड़े भाई साहब कहानी में भारतीय परिवारों में प्रचलित आदर्शों का चित्रण किया गया है। छोटे भाई को समझाना, उसे अनुशासित रखना, छोटे भाई द्वारा बड़े भाई का सम्मान करना, माँ और पिता के प्रति आदर का भाव व्यक्त किया गया है इस कहानी में। वर्तमान युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है, हम सब बहुत विकसित हो रहे हैं, परंतु हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ। देखो कई परिवारों में ये देखने को मिलता है, और माता पिता इस बात के लिए दुखी होते रहते हैं, अरे भाई तुम बड़े हो, तुम ऐसा करोगे तो छोटे बहन भाई क्या करेंगे। लेकिन बड़े बहन भाई ये वो सुधरने का नाम नहीं लेते, तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्श छोड़ चुके हैं। बड़े भाई की तो बात छोड़ो, आप ये देख लीजिए आजकल माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ प्रयास करें। देखें तो सही कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, या किसी गलत संगति में पड़ गया, या कितना पढ़ रहा है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। हमारे लिए आज भौतिक सुख सुविधा ही सब कुछ है। अपने से छोटे और बड़ों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए अब आवश्यक नहीं है। मतलब माता पिता भी बच्चे के लिए एक ट्यूटर रख के सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये कहानी हमें समझाती है कि बड़े होने का वास्तविक अर्थ क्या है, साथ ही छोटों को भी बड़ों का मान कैसे रखना है। प्रेमचंद ने इन्हीं कर्तव्यों के महत्व को हमारे सम्मुख रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े भाई साहब कहानी में जिस तरह से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन किया है, वैसे ही हमेशा सबको अपने जीवन में अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन करना चाहिए। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये जो बड़ा भाई है वो एक प्रतीक है कि परिवार में जो बड़े लोग हैं उनको छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने बच्चों का, अपने मतलब जैसे चाचा हैं तो अपने भतीजे हैं, ताऊ जी हैं, मामा हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, किस तरीके से उनको अपने छोटे भाइयों का और बहन भाइयों का या बच्चों का मार्गदर्शन करना है। ये कहानी हमको अहंकार और अभिमान त्यागने की भी शिक्षा देती है। तीसरी प्रेरणा जो हमको इस कहानी से मिलती है वो है कर्तव्य निष्ठा का संदेश। बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई को अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सावधान बताया गया है, जबकि इस उम्र में प्राय हम देखते हैं कि युवक उत्तरदायित्व की भावना से विमुख हो जाते हैं। वर्तमान में कॉलेज चले जाइए, शिक्षण संस्थाओं में चले जाइए, हम देखते हैं कि बच्चों में कर्तव्य निष्ठा का काफ़ी अभाव देखा जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पर ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं में जो मानवीय मूल्य, जो आदर्श हैं उनके, वो खत्म होते जा रहे हैं। पर इस कहानी में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाई में मन लगाने के लिए समझाता है, उसे गलत संगति में रहने से बचाता है, और न केवल बचाता है बल्कि वो खुद भी अपनी ऐसी दिनचर्या बना लेता है कि वो खुद भी इस तरीके के कोई काम नहीं करता। इस प्रकार वह छोटे भाई को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश देता है। चौथी विशेषता जो इस कहानी की है वह है मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने दोनों पात्रों का, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का मनोविज्ञान के आधार पर चित्रण किया है। इससे कहानी में मार्मिक संवेदना आ गई है, जो इस कहानी की प्रमुख विशेषता
बन गई है। बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद जी ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए बताया है कि तनाव और ये जो तनाव होता है ना, ये हमारे मानसिक कुशलता को, हमारी बुद्धि को, हमारी बौद्धिक क्षमता को एक तरीके से खा जाता है। और यदि हम इच्छाओं को दबाएं तो हम कुंठित हो जाते हैं, हमारे अंदर कुंठा पैदा हो जाती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को दबाना भी नहीं है, उन इच्छाओं को किसी न किसी अभिरुचि के माध्यम से हमको अभिव्यक्त करना है, उनको संस्कारित करना है। मन मारकर अच्छा बनने की कोशिश हमारे स्वाभाविक जीवन में गतिरोध उत्पन्न कर देती है। इसीलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई के मार्गदर्शन के अंतर्गत अपना विकास ही नहीं कर पाते। अपनी किशोर अवस्था में ही उन्होंने बुजुर्गों जैसा लबादा पहन लिया है और कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के चक्कर में उनकी जो सामान्य दिनचर्या है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने उसको बदल दिया है। कहानी के अंत में लेखक ने बड़े भाई साहब के मन के रहस्य को भी खोला है। छोटे भाई को कर्तव्य बोध कराने के कारण वह खेल नहीं पाते हैं। बताते हैं वो अपने भाई को, जब वो उसको लास्ट में समझा रहे होते हैं। पतंग उड़ाने का उनका भी मन करता था, लेकिन यदि वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो छोटे भाई का मार्गदर्शन कैसे करेंगे। तभी एक पतंग कटकर आती है, याद है आपको? पतंग कटकर आती है और बड़े भाई साहब उस चक्कर उसे पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। याद आया आपको? इसी तरीके से कहानी खत्म हो रही है ना। तो कहानीकार ने बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम अच्छा स्वयं दिखाने के प्रयास में अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को दबा लेते हैं तो हमारा वास्तविक जीवन में गतिरोध आ जाता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। और ये बड़े भाई साहब के साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को दबा लिया है। जो इच्छा उनके अंदर है खेलने को, क्योंकि अभी उनकी भी तो उम्र 14 साल की है, तो उनके अंदर भी खेलने कूदने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने इस इच्छा को जबरदस्ती दबा लिया है और इसीलिए वो पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक और इस कहानी की विशेषता है, वो खास विशेषता है, वो है बाल स्वभाव का यथार्थ चित्रण। कि जो बच्चों का स्वभाव होता है वो कैसा होता है, उसका यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में बाल सुलभ यथार्थवादी मनोभावों और स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए बड़े भाई साहब कहानी का कथानक एकदम यथार्थ लगता है हमको, और ऐसा लगता है कि जैसे इसकी जो घटनाएं वो हमारे आसपास चारों तरफ ही घट रही हैं। कहीं बाहर की नहीं लगती ये कहानी, हमें अपने ही घर की और अपने ही कहानी लगती है। वास्तव में भारतीय परिवारों में जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान ही आदरणीय माना जाता है, इसीलिए उसे छोटे भाई को समझाने का पूरा अधिकार है। हमारे परिवारों में ये परंपरा आज तक चली आ रही है और बहुत सारी मिसाल हमको मिल जाएंगी जहाँ बड़ा भाई छोटे भाई और बहनों के लिए अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर देता है कि उनका जीवन बन जाए। ऐसी बहुत सारी बहनें भी मिल जाएंगी कि बाई चांस यदि असमय माता पिता का देहांत हो गया या कोई दिक्कत आ गई है तो ऐसी बहुत सारी बहनें भी मिल जाएंगी जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन अपने बहन भाइयों को पाला और पोसा, और ऐसे बहुत सारे भाई भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही है ये बड़े भाई साहब। बड़ा भाई उसे सदा समझाता रहता है पर छोटे भाई का मन खेलने कूदने में ही लगा रहता है। ये स्वाभाविक क्रिया है कि जो छोटा बच्चा है वो चंचल होता है। हम देखते हैं हमारे परिवारों में जो बड़ा बच्चा होता है वो समय से पहले समझदार हो जाता है ना। माता पिता उसको इस तरीके से पालते हैं कि उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है और उसको बचपन से एक चीज़ सुनने को मिलती है, तुम बड़े हो तो उसके मन में पहले से एक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। और छोटा भाई हमेशा छोटा ही रहता है। वो ज़्यादातर अपने परिवारों में ये देखने को मिलेगा कि जो छोटा होगा वो बहुत ही चंचल होगा, खेलने कूदने में लगा रहेगा। यदि वो अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छे अंकों से पास हो जाता है पर उसका स्वभाव बहुत ही चंचल है और कई बार तो उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति दुर्भावना भी आ जाती है। कितनी यथार्थवादी बात है ना। ऐसा आता है ना कि जब बड़ा भाई असफल हो जा रहा है और छोटा भाई सफल होता जा रहा है तो कई बार हमारा मन नहीं करता मैं भी जवाब दूँ क्या हुआ, वो एक चीज़ आती है। और देखो ये कितना सटीक उन्होंने वर्णन किया कि जब बड़े भाई छोटे भाई को डांटते हैं तो उस समय जो छोटा भाई होता है वो मन में बड़ी प्लानिंग करता है, अब मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा और भाई साहब को बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और कथाकार टाइम टेबल बनाता है और जो टाइम टेबल बनाता है ना तो उसमें खेल कूद के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है या हमको कोई डांट फटकार पड़ती है तो हम भी ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें खेल बिल्कुल नदारत, टीवी बिल्कुल नदारत, मोबाइल बिल्कुल नदारत। लेकिन होता क्या है, वो टाइम टेबल हम कितने समय तक चला पाते हैं? 1 दिन 2 दिन उसका। और यहाँ जो कथाकार है वो भी उस टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता। इस कहानी में बच्चों का खेक्कड़पन, उनका चंचल स्वभाव का बड़ा यथार्थवादी वर्णन किया गया। साथ ही बच्चों में किस तरीके से लापरवाही, अहंकार और अपने से बड़ों की अवमानना का भाव आ जाता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं और उन्हें किस तरीके से नियंत्रित किया जाए,
प्रेमचंद ने बड़ी कुशलता के साथ इस कहानी में ये समाधान दे दिया है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि यदि बच्चे को उपदेश दिया जाए तो वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता। उपदेश, बच्चा उपदेश आपके एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। आप अपने घरों में बहुत देखते हैं, हाँ बहुत हो गया उपदेश, हाँ बहुत हो गया भाषण, कहते रहिए, बच्चे के सिर के ऊपर से निकलता चला जाता है। उसको समझाने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से उसके दिल को छुआ जाए। दूसरी बात, आपने हमेशा देखा होगा कि जो बच्चे की यदि किसी से दूसरे से तुलना की जाए तो उसे बड़ी झंझलाहट आती है। ये उनकी अभिरुचियों को पनपने का मौका ना दिया जाए या हर समय पढ़ाई की बात की जाए तो हम भी देखते हैं कि वो उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं और ढीठ बन जाते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा नरेटर है, जो हमारा छोटा भाई है, वो हमेशा बड़े भाई से बचने की कोशिश करता है, आंख बचा कर आना चाहता है। जब थोड़ा सा रात हो जाती है ना, तब चुपचाप से कमरे में घुसता है कि बड़े भाई से आमना सामना ना हो जाए। और यही चीज़ होती है बेटा, हम भी अपने परिवारों में यदि ज़्यादा सख्त अनुशासन रखेंगे और बच्चे की तुलना हमेशा किसी दूसरे से करेंगे और उसको केवल पढ़ाई की बातें करते रहेंगे, उसके अभिरुचियों का और उसके इच्छाओं का और उसके शौकों का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा माँ बाप से दूर हो जाता है। ये हमारे परिवारों की आज की समस्या बन गई है कि बच्चा फिर अपने माँ बाप से अच्छे संबंध नहीं रहते उनके, वो दोस्तों में ज़्यादा घूमने फिरने लगता है। और बच्चों की उम्र और भावना और आवश्यकताओं के विरुद्ध चलने के खतरनाक नतीजे होते हैं, हमने देखा है। क्योंकि बच्चा वो घर से दूरी बना लेता है, फिर वो कोई ना कोई किसी अपराध का शिकार हो जाता है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि बच्चों की जो बाल मन की इच्छाएं होती है उनको दबाया नहीं जा सकता, वो किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेंगी। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि उनको उनकी अभिरुचि और खेलकूद के माध्यम से उनके अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि बालक के अंदर बहुत एनर्जी होती है और उस एनर्जी को खर्च करना बहुत जरूरी होता है। तो उस एनर्जी को आप किसी सकारात्मक चीज में, किसी पॉजिटिव चीज में खर्च करें, खेल कूद में खर्च करें, तो निश्चित रूप से बच्चा अपने आप को जरा तरोताजा महसूस करेगा। एक इस कहानी में प्रेमचंद ने जो हमें शिक्षा दी है वो बताया, उन्होंने अनुभवों का महत्व बताया। ये कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य डिग्री से नहीं, अपने किए गए कामों से बड़ा होता है। कहानी बड़े भाई साहब से प्रेरणा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। बड़े भाई साहब जीते जागते इसके उदाहरण हैं। और फिर बड़े भाई साहब इस अनुभव का महत्व समझाते भी हैं। भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ जिंदगी के अनुभवों और तजुर्बे से आती है। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। जो व्यक्ति उम्र में अधिक है, चाहे वो कम पढ़े लिखा है, परंतु वह जीवन के लंबे अनुभवों के आधार पर जीवन की समझ रखता है, वह कम उम्र के पढ़े लिखे व्यक्तियों से ज्यादा श्रेष्ठ है। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा, मतलब छोटे भाई को, कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे हमेशा ज़्यादा रहेगा और मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार भी हमेशा रहेगा। उन्होंने जो कथा नायकों को बताया कि अम्मा दादा का उदाहरण दिया उन्होंने, और बताया कि वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर का काम काज तक संभालते हैं और उसमें ज़्यादा अनुभव रखते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और उसे अपनी लघुता का अनुभव होता है। उसे समझ आ गया कि बड़े जो बोलते हैं बहुत कुछ सोच समझ कर बोलते हैं, इसलिए हमेशा उनकी बातों को मानना चाहिए। और आज के युग में ये जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब बड़े भाई साहब कहानी पढ़ के यदि उनके मन में ये बात आ जाए कि हमें बड़ों की बातें सुननी जरूर है, क्योंकि आजकल बड़ों की सबसे बड़ी शिकायत यही है, आप तो सुनना ही नहीं चाहते, इधर से सुनते हो उधर से निकाल देते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम ही सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार हो, माता पिता को तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। तो ये कहानी छोटे बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बड़ों की बातों को कान देकर सुने। शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता भी ये कहानी हमको महसूस कराती है। लेखक ने बड़े भाई साहब के माध्यम से शिक्षा पद्धति के उन दोषों का वर्णन किया है जो बच्चों को किताबी कीड़ा बना देते हैं और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से उनको अलग कर देते हैं। प्रस्तुत कहानी में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को हमारे देश की शिक्षा पद्धति की कमियों के बारे में बताता हुआ कहता है कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास आदि विषयों का समावेश क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है? इतिहास जैसे विषय क्यों रखे गए हैं जो व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आते? और परीक्षा में ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं जो बुद्धि के विकास की अपेक्षा इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं? वर्तमान शिक्षा बच्चों पर बेवजह बोझ डाल रही है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा प्रणाली है, वो बच्चे पर स्ट्रेस डाल रही है, तनाव डाल रही है ना।
ये न्यूमरोलॉजी की शिक्षा है, अंकों की शिक्षा है। ज्ञान कितना मिल रहा है वो नहीं देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कितने नंबर मिल रहे हैं, कितनी डिग्रियां हमारे पास आ गई हैं। और रट रट के विद्यार्थी उन डिग्रियों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका बौद्धिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका भावात्मक विकास नहीं होता। तो बड़े भाई साहब के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था की इन कमियों पर प्रकाश डाला है। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम नई शिक्षा प्रणाली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। 2020 में नई शिक्षा पद्धति आ गई है और उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी हॉबीज़ पर, उनके कौशल पर, उनके स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। इस कहानी में एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण बताई है कि पहले कभी कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और जो बड़े भाई साहब वो इसी नियम पर चलते हैं, बिल्कुल खेल कूद को महत्व नहीं देते। लेकिन कहानीकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है, तभी आपका स्वास्थ्य और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। जीवन में पढ़ाई का जितना महत्व है उतना ही महत्व खेलों का भी है। और जीता जागता उदाहरण हमारे सामने बड़े भाई साहब और छोटा भाई दोनों है। बड़े भाई साहब बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, और छोटा भाई खूब खेलता कूदता है, तरोताजा हो जाता है, और जो भी पढ़ता है वो सीधा उसके हृदय में उतर जाता है और वो अव्वल दर्जे से पास हो जाता है। ये कहानी जब अपन सारी पढ़ते हैं तो इस कहानी से एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है, शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि बड़े भाई साहब कहानी हमको ये भी बताती है कि हम जब बोलें और जब हम किसी दूसरे को शिक्षा दें, उपदेश दें, तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें कि मैं क्या हूँ। क्या मेरे अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है जो मैं दूसरों को शिक्षा देने की बात कर रहा हूँ। तो अपनी स्थिति, अपनी शक्ति, अपनी सीमा को समझकर और उसी के अनुरूप हमें व्यवहार करें। यहाँ तो छोटा भाई इतना कहना चाहिए शालीन है, उनके माता पिता के दिए गए जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके संस्कार हैं, उसके कारण छोटा भाई के मन में केवल कभी कभी केवल दुर्भावना ही आती है, लेकिन वो बड़े भाई के सामने बोल नहीं पाता है। लेकिन आज समय बदल गया है। आज यदि छोटा भाई बड़ा भाई, जो आज हम बड़े भाई साहब में देख रहे हैं, ऐसा हो तो शायद छोटा भाई बड़े भाई की एक ना सुने और एक की जगह 10 उसको जवाब दे। तो उससे बढ़िया यह है कि हमें किसी को कहने से पहले ये देखना चाहिए, क्या मैं ये कहने का हक रखता हूँ। यदि हम योग्य नहीं हैं तो किसी को उपदेश देने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। बड़े भाई साहब कहानी हमको कहीं ये शिक्षा भी दे जाती है जिस पर हमको बहुत अमल करना है। जैसे आजकल के जो मम्मी पापा हैं, मतलब पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे से खुद तो देख रहे हैं टीवी, अब बच्चे से कह रहे हैं टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। मम्मी खुद तो किटी पार्टी में घूम रही है या इधर उधर अपना सीरियल देख रही है, बच्चे से कह रही है बेटा पढ़ो। तो भाई आप जो कर रहे हो बच्चा उसे बहुत अच्छी तरीके से समझता है, क्या सच है और क्या झूठ है। बच्चा बच्चा नहीं है, वो अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है, लेकिन वो समझता सब है। तो ये कहानी, बड़े भाई साहब की कहानी जो है, वो हम माँ बाप हों, चाहे बड़े बहन भाई हों, चाहे चाचा ताऊ हों, चाहे मामा मौसी हों, एक बार हम अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें कि हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या हम उस उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। ये शिक्षा ये बड़े भाई साहब से हमको मिलती है। इस प्रकार ये कहानी आज भी हमारे लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। वास्तव में प्रेमचंद का आविर्भाव हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। साहित्यिक महत्व तो है ही, एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इनका जो काल है वो कहानी की एक युग की शुरुआत कर देता है। समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आंदोलनों को उन्होंने अपने कथा साहित्य द्वारा सबल नेतृत्व प्रदान किया। भाव, भाषा, कला, शैली सभी दृष्टियों से वे अमर कथा साहित्य के प्रेरणादाता बन गए। तुलसीदास के उपरांत प्रेमचंद ही ऐसे एक समर्थ कथाकार हुए जिनकी वाणी उत्तर भारत से लेकर सुदूर दक्षिण छोरों तक स्पर्श करती है। जिस तरीके से तुलसीदास ने जनमानस को प्रभावित कर दिया था रामचरितमानस के माध्यम से, वैसे ही प्रेमचंद ने भी समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामने रखकर उनके समाधान सुझाते हुए हर एक व्यक्ति के हृदय को झकझोर दिया था।
इतना ही नहीं बल्कि देश काल की संकुचित परिधि का अतिक्रमण कर इनका साहित्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कर विश्व मानवता का आलिंगन करता है, जो एक महान उपलब्धि है। तो हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के लिए, संसार के लिए वरदान बनकर आए, जिन्होंने समाज की समस्याओं को न केवल हमारे सामने रखा बल्कि उनके समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो मुझे आशा है कि आपको बड़े भाई साहब से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।